स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? फुल स्क्रीन विजिबल है? एक्सरसाइज 5.1। यहाँ से किसी को डाउट है तो फटाफट बता दो। हाँ, तब तक मैं कोलन बता देती हूँ अच्छे से। कोलन, आपने लार्ज इंटेस्टाइन का छोटे क्लास में इमेज देखा होगा बेटा। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन आके ओपन होती है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम आके ओपन होती है, वो एरिया कोलन होता है। क्लियर? एंड ये पूरी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका लास्ट वाला पोर्शन एनल कैनाल एंड ओपनिंग एनस है। ये 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 वाला पोर्शन ये सीकम है, जहाँ ओपनिंग है ये सीकम है। इसके बाद ये ऊपर जाता हुआ ये भी कोलन है, असेंडिंग कोलन बोलते हैं। ये सी ट्रांसवर्सली जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलन। एंड ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंडिंग कोलन। तो थ्री टाइप्स एरिया है। फिर ये लास्ट में एक एस शेप का हो जाता है, ये सिग्मोइडल कोलन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका कोलन है, जो लास्ट में रेक्टम में जाके ओपन। क्रिस्टल क्लियर एकदम? लिख दो बेटा, सब लिखो, मैं बता रही हूँ। लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5.1 का ही बता रहे हो। 5.1, 5.2 मैम। शॉर्ट आंसर का लास्ट वन, लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5, बस तीन तीन ही अपडेट। बाकी सबका सब कुछ सॉल्व। 3 मैसेज आए मेरे पास। पोर्शन ऑफ अपकमिंग टेस्ट पूरा प्लांट टिश्यू तक बेटा। एनिमल टिश्यू को छोड़ दो, बाकी प्लांट टिश्यू पूरा आएगा। जहां से खत्म हुआ लास्ट पोर्शन, कहाँ तक गए थे हम लोग? सेल ऑर्गेनल तक हुआ था लास्ट में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू सिंपल एंड परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, सब कुछ। देवाशीष का आया मैसेज, स्नेहा का आया है, एंड साहिल का आया। 3 क्वेश्चन बस। 1 मिनट बेटा, एक एक करके देख। स्नेहा कह रही है शॉर्ट आंसर का लास्ट वन एंड लॉन्ग आंसर। ओके बेटा, देखते हैं। शॉर्ट आंसर का लास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर जैसे आपके घर में काम डिवाइड है ना। आपकी मम्मी अपना काम करते हैं, पापा का अपना वर्क है। डेली डेली बेसिस पे सबके वर्क डिवाइडेड है, आपका पढ़ना है। हाँ बेटा, एक्सरसाइज 6 पे अभी आ रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से क्या है डिवीजन ऑफ लेबर। जब एक सिंगल सेल, अब सुनो इसको साइंस और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में, बस वो समझ लो कि डिवीजन ऑफ लेबर, सबके काम डिवाइड है। लेबर मीन्स वर्क। ठीक है, एक होता है लेबर, जो लेबर पेन डिलीवरी के टाइम होता है। क्लियर? तो लेबर, ये वाला लेबर क्या होता है? मजदूर वाला लेबर। क्लियर? वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर। तो अब समझो, जब आप एकदम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे से बड़े तक बात करते हैं। जब आप यू कैरियोट में प्रो कैरियोट में देखते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर,
तो यू नो देयर इज बेसिस ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ बेसिस हैं, ठीक है। वो रेस्पायर करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन का अपटेक करेगा, यूज करेगा, यू कैन से इट डाइजेशन, ठीक है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। इस तरीके से आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल वर्क हैं जो कि लिविंग को करने पड़ते हैं, तभी वो लिविंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यूनिसेलुलर में ये सारा काम बेचारे सिंगल सेल को करना पड़ रहा है। जस्ट सपोज ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को ये सारे काम करने हैं, इसकी मर्जी, जब ये फूड लेगी इसी सेल से लेना है, जब इसको गैस लेना है यही सेल गैस लेगी, गैसेस एक्सचेंज करेगा, रेस्पायरेशन करेगा। जब इसको डिवीजन करना है दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये डिवाइड करेगी और रिप्रोड्यूस करेगी, एक से दो सेल बच जाएगा, फिर एक सेल अगेन सिंगल हैंडली सारे वर्क करेगी, जब तक उसकी लाइफ है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी, बेसिक वाइटल फंक्शन टू बी अ लिविंग, ठीक है। तो वहां कोई लेवर ऑफ डिवीजन आपको दिखा क्या? लेवर ऑफ डिवीजन दिखा क्या? यस और नो, फटाफट रिप्लाई करो, फास्ट देखते हैं। स्नेहा बेटा, इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर? ओके, 6.2 के है। ये वाला क्वेश्चन नहीं जानना था आपको? चलो कोई बात नहीं, अब जब चल ही रहा है तो सुन ही लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन ऑफ लेवल नहीं है, लेकिन जब आप मल्टी सेलुलर पे आते हो तो सेलुलर ग्रेड से ही डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। ये सेल कुछ अलग फंक्शन कर रही है, ये सेल कुछ अलग फंक्शन कर रही है, और अब ऑर्गन सिस्टम तक आए हो तो देख रहे हो एक ऑर्गन सिस्टम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है। तो भयंकर वाला लेवल ऑफ डिवीजन हो चुका है। चलो, पहला गलत एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, मतलब गलत क्वेश्चन डिफाइन कर। पहले 5.1 का ही बताओ बेटा। देवाशीष, आपका कहाँ का क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का नाम? सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5, यही वाला, तो यही क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती सुधर गई। देवाशीष, तुमने यही वाली क्वेश्चन पूछा था ना बेटा? अभी क्लियर है? सबको क्लियर है? फंक्शन को प्रॉपर डिवाइड कर देना ताकि फंक्शन बहुत स्पेशलिटी के साथ हो, एक्यूरेसी के साथ हो, प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज से क्या क्वेश्चन था? एमसीक्यू 10th, साहिल बेटा, 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम? गर्थ मतलब, ये मीनिंग नहीं समझ में आई होगी आई थिंक, अब बताओ। गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है बेटा, कौन सा था? एपिकल देखो, एपेक्स, फिर से रिकॉल करो, एपिकल एपेक्स मतलब यहाँ पे डिवीजन चलेगा। इंटर कैलरी, इन बिटवीन बेस और एपेक्स के बीच में, जस्ट डिवाइडेड इट, दिस इज बेस पोजीशन, दिस इज एपेक्स पोजीशन, एंड दैट इज इंटर कैलरी, ठीक है। तो समहाउ कोई कैटल है, किसी किसी वजह से, या कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको आप ऊपर से कट करते जाते हो, जैसे कैटल्स को खिलाने के लिए बर्सिम करके एक प्लांट होता है, तो उसको आप ऊपर से कट करते हो, वो नीचे से फिर ग्रो कर जाता है। या आप सिंपली इसको आप अपने चारों तरफ घासें जो लगी हुई हैं उसको देखो, जो ग्रास लगी हुई है उससे देखो, तो ग्रास का टिप कोई भी गेजिंग कर रहा है, कोई भी कैटल वहां से मूव किया वो खा लेगा, लेकिन फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहां की घास सूख गई है, ठीक है, फिर से वो घास ग्रो कर जाती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैल। अब बात क्या आ रही है कि गर्थ कैसे बढ़े? गर्थ मतलब विड्थ कैसे बढ़े? तो आप आउट भी करके कर सकते थे एपिकल, लेकिन नन था तो आउट करके नहीं करना है, मतलब एक्सेप्शन को, सॉरी, ऑप्शन को कहते हैं ना कि हमें नहीं आ रहा है लेकिन क्या नहीं हो सकता ये हमें पता है, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व हो।
बट ठीक है, हम तो कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो लैटरल, जो लैटरली ग्रोथ करे। अब बायोलॉजी में या कहीं पे भी सरफेस जब आप पढ़ते हो तो दिस इज, अगर ये सरफेस है और जस्ट सपोज ये आपका ही सरफेस है, तो आपकी बॉडी का डॉर्सल पोर्शन, ये वर्टिब्रल कॉलम वाला मतलब पीठ वाला स्पाइन वाला पोर्शन आपका डॉर्सल है। स्टमक एब्डोमिनल वाला पोर्शन वेंट्रल है। तो डॉर्सल, वेंट्रल, एंड ये साइड में जो आप देखते हो पूरा रिब्स, रिब केज इधर गई हुई है, या जैसे भी जो आपका सबसे मतलब आप खड़े हो तो लैटरली दिखोगे ना, वो पोर्शन हो जाता है लैटरली। सेम वे में आप प्लांट पढ़ो, लीफ पढ़ो, ऑर्गन पढ़ो, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो, उसको डिफाइन करने के लिए एग्जैक्टली क्या उसकी पोजीशन है, तो डॉर्सो, वेंट्रल, लैटरल, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं। अब लेटरल वाले को ही डिवाइड करोगे तुम तो गर्थ बढ़ेगी। ओके बेटा, क्लियर है? तो लेटरल मेरिस्टेम इज द राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ को करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ ही गर्थ बढ़ाती है या विड्थ बढ़ाती है। रीजन भी लिखा करो। एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता टिक लगाया आगे बढ़ गया। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे सिर्फ ABCD ऐसे लिख के भेजते हैं, नहीं बेटा, राइट वे। ठीक है, लिखो व्हाई दिस। यस बेटा, सी करेक्ट है, हर्षिता करेक्ट है। और क्या था क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और किसी ने किया था, एक मिनट, कुछ चैट बॉक्स में ऊपर जाना। शॉर्ट आंसर का लास्ट वन एंड लॉन्ग आंसर। ये स्नेहा बेटा, लॉन्ग आंसर भी सिक्स, एक्सरसाइज 6 का है तुम्हारा ना? चलो यहाँ से हो गया, मतलब किसी को और कोई डाउट नहीं है? सबका क्लियर? भाई 4 ही 5 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, तो मैं कैसे समझू कि सबका क्लियर है? संडे को टेस्ट है इस पोर्शन का। ओके, वेरी गुड। चलो एक्सरसाइज 6 भी लगाया है। एक मिनट जरा रुकना। विजिबल है ये? इज इट विजिबल? चलो वेरी गुड। क्या था क्वेश्चन बेटा, इसने आप फिर से टाइप कर देना फटाफट। शॉर्ट का लास्ट वन इतना तो मेरे को याद है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। दिस वन, इन हाइड्रोफाइट जाइलम इज लेस डेवलप्ड, व्हाई? शॉर्ट आंसर लास्ट। यस बेटा। ओके, चलो सुनो। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? फाइटा मीन्स, फाइटा मीन्स प्लांट। क्लियर? हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर में रहने वाले प्लांट। इन शॉर्ट यू कैन से एक्वेटिक प्लांट। एक्वा मीन्स भी वाटर होता है, एक्वेटिक प्लांट्स। ओके बेटा। अब देखो जाइलम का फंक्शन क्या था? वाटर को ट्रांसफर करना। ठीक है, वाटर को ट्रांसफर करना कहाँ से? सॉइल से लेके रूट से एब्जॉर्ब करके, मतलब सॉइल से रूट में, एंड उसके बाद स्टेम, उसके बाद ब्रांच, लीफ, सब जगह जहां तक लिविंग स्ट्रक्चर है वहां तक वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करे। अब अगर वो वाटर में ही है, पूरा प्लांट एक्वेटिक है, ये वाला पोर्शन एरियल हो गया, समझना चीजों को। हाइट बढ़ रही है, एरियल है, और ये एक्वेटिक प्लांट है, ये यहीं पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, जलकुंभी देखा है, वाटर हाइसिंथ, यही ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उनका एडॉप्टेशन होगा कि उनके अंदर एरेनकाइमा होगी बायोन्सी के लिए, एंड उनका जाइलम लेस डेवलप्ड होगा, वुड नहीं बनेगा उनके अंदर, वुड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितना जाइलम चाहिए उतना ही जाइलम वहां पे प्रेजेंट होगा, और वाटर डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ऑस्मोसिस जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके थ्रू भी वाटर एंटर कर सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ जहाँ पे जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग क्यूटिकल की लेयर वैरी कर जाती है। अगर वाटर को बचाना है तो क्यूटिकल की लेयर थिक हो जाती है, वाटर को लेना है तो क्यूटिकल की लेयर थिन हो जाती है।
ये इतनी भी थिन नहीं होगी कि प्लांट वाटर में सड़ जाए। जैसे तुम नॉर्मली देखते हो कोई भी चीज, पालक वगैरह घर में आती होगी, अगर उसको तुम वाटर में डुबो के ही रख दो, छींटे मार के रखते हैं ताकि फ्रेश रहे, लेकिन डुबो के रखोगी तो वो डिजनरेट करने लगे, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो दैट इज रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन बेटा। क्लियर? हाइड्रोफाइटर एक्वेटिक है, वहाँ वाटर उनकी उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट जितनी है वो बहुत कम डेवलप्ड जाइलम से भी कंप्लीट हो सकता है, सेकेंडरी जाइलम वहाँ नहीं बनेगा, एंड दैट केस वहाँ पे बढ़िया लेस डेवलप्ड जाइलम भी फंक्शन को परफॉर्म कर देंगे, और कुछ पोर्शन से वाटर डायरेक्टली एब्सॉर्ब भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर लास्ट, ये तो बता दिया, और 5 भी है ये। और कोई क्वेश्चन बेटा? स्नेहा 6 क्या कह रहा है? मेंशन द रोल ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये तो सिंपल है बेटा, टाइप्स ऑफ टिश्यू में देखा था अपन ने, देखो टाइप्स ऑफ टिश्यू में देखा हुआ है, और एक कंपैरेटिवली ये जो टेबल है यहाँ से भी आप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन फंक्शन होगा आई थिंक, ठीक है। ये है डिफरेंट फंक्शन। 5th पॉइंट, ठीक। टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू में हमने देखा ना कि जो लेस थिन थिन जिनकी सेल वॉल बहुत थिन है, जो बहुत मल्टी फंक्शनल है, वो पैरेन्काइमा है, जो आगे जाके मॉडिफाई हो रही है, कोलेनकाइमा भी बन सकती है, स्क्लेरेनकाइमा भी बन सकती है। क्लियर बच्चा? 6.2 क्वेश्चन 2, ठीक है। तो इसी केसेस में हमने देखा था कि एक क्वेश्चन जरूर कहीं पे लिखा हुआ है तुम लोगों के कि कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से कैसे डिफ्रेंशिएट हो, क्लियर? हैविंग इन साइटोप्लाज्म, बेटा ये डिफरेंस वाला आपको पकड़ना था, ये वहां पे ऑप्शन में एट मैच्योरिटी, क्योंकि ये मैच्योर सेल है। परमानेंट सेल का मतलब ही है मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल। तो किसी भी तरीके से आपको टर्मिनोलॉजी आए, आपको कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर रहना है। कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा एट मैच्योरिटी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिजेनरेट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म भी आता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि उसका न्यूक्लियस भी डिजेनरेट हो जाएगा, उसका साइटोप्लाज्म भी डिजेनरेट हो जाएगा, उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं रहेगा, सिर्फ सेल वॉल का ढांचा एक रहेगा, और उस सेल वॉल की वजह से अब वो क्या कर सकता है, मैकेनिकल टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, वो सपोर्ट कर सकता है। ओके, एक क्वेश्चन और था फ्लोएम फाइबर वाला कुछ। फ्लोएम फाइबर ट्रांसपोर्टेशन में रोल नहीं प्ले करेगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में सीप ट्यूब रोल प्ले कर रही है अकेले, पैरेन्काइमा रेडियली, और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हाँ यहाँ कहीं क्वेश्चन होगा, रुको एक मिनट, ये वाला ये वाला भी 2-3 बच्चों ने गलत किया था। प्लांट्स फ्लोएम टिश्यू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस तो मेसोफिल कर रही है, पैरेन्काइमा होती है वो, मेसोफिल, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। फोटोसिंथेसिस मैंने क्या बताया था, शायद तुम लोगों को समझ में सही नहीं आया, या मैंने एक्सप्लेन नहीं किया होगा मैं भी सही से। मेसोफिल के रिजल्टेंट, फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट जो शुगर प्रोड्यूस हुआ, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, स्टार्च में कन्वर्ट, देखो प्रोडक्शन ग्लूकोज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं, ये ऐसी चीजें जो इसको एकदम ध्यान से रख लिया करो दिमाग में। जब प्लांट खुद यूज कर रहा है तो ग्लूकोज मोनोमर होता है, इसमें एक यूनिट है, इसमें 2 यूनिट है, सुक्रोज में कन्वर्ट करके प्लांट अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रेवल करता है, और जब स्टोर कर देता है जो दुनिया खा रही है, दैट इज स्टार्च। तो 3 फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो फोटोसिंथेटिक के प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया, तो बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं किया, कंडक्शन ऑफ फूड किया। हो गया, लॉन्ग आंसर क्लियर है बेटा। फंक्शन में फिर कोलेनकाइमा आपका सपोर्ट दे रही है, मैंने बताया लीफ का जो विंड में हवा चल रही है, हवा चल रही है उस वक्त लीफ हिलती है, वहां पे उसको अटैच कराने के लिए, तो लीफ के बेस पे कोलेनकाइमा है, स्टेम में कोलेनकाइमा है, रूट में कोलेनकाइमा नहीं होती है, चाहे मोनोकॉट की बात करो, और सभी ये लिविंग लिविंग मैकेनिकल टिश्यू हो गया। डिफरेंस में आपको ध्यान में रखना है, कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू में है, एंड स्क्लेरेनकाइमा
डेड मैकेनिकल टिश्यू में है। पैरेन्काइमा आपका स्टोरेज ऑफ फूड, मेन फंक्शन दे दो, और मैकेनिकल जिसके पास सेल वॉल हो वो कहीं ना कहीं मैकेनिकली रोल प्ले कर रहा हो। इज इट क्लियर बेटा? और बताओ कुछ इसमें। 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोएम इन प्लांट? अभी बताया बेटा, वही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम। एक चीज चलो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, स्पेस देखते पहले कहाँ मिलेगा, क्या है, ठीक है। एक होता है सोर्स, लिख लेना, काम आएंगी चीज। एक होता है सिंक, ठीक, सोर्स एंड सिंक। सोर्स जहां पे फूड फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में एकदम बता रही हूँ बेटा, फूड फॉर्मेशन हो रहा है, आपका किचन हो सकता है। सिंक आपका डाइनिंग टेबल हो सकता है, जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है, या आप खुद हो सकते हो, आपको खाने की रिक्वायरमेंट है, आप सिंक हो, मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मा फूड का सोर्स हो गई, ठीक। तो सोर्स टू सिंक, जहां रिक्वायरमेंट होगा वहां पे फूड जहां बन रहा है वहां से मूव हो जाएगा, वहां से ट्रांसलोकेट हो जाएगा, एंड दिस ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। सिंपली ऐसे लिख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक। अब एक जादू वाली बात समझो, सिंक, सिंक में यूज भी होता है, सिंक स्टोर भी कर सकते हैं, क्लियर। अब दूसरी चीज सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, शायद कंफ्यूज हो जाओ, बट एकदम अटेंटिव होकर सुनोगे तो लिंक कर जाओगे कि क्या मैडम बताए। अब इसके बाद स्टोरेज था, यही कहीं एक नई बड ग्रो करने लगी, एक नई कली लग गई, और इस कली को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, ठीक है, फूड चाहिए। तो ये वाले सोर्स से भी और ये वाले सोर्स से भी फूड आ सकता है, क्योंकि इसके पास स्टोर है। तो ये स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट किया, एंड देन इस जगह पे न्यू बर्ड सिंथेसिस, न्यू बर्ड जहां पे लगी हुई है वहां पे ये ट्रांसपोर्ट होगी अगेन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अब जादू क्या है इसमें, कंफ्यूजन कहाँ पे होगी? इन दिस केस, इन सेकेंड केस, OMG बेटा, विजिबल है ना तुम लोग को? यार ये कलर चेंज करने में ना, चलो इन दिस केस, मतलब ये हो गया केस ए, ये हो गया केस बी। इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको समझ में पहले भी आया हुआ है कि फ्लोएम कैसे वर्क करता है, उसके लिए भी ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिजियोलॉजी का पार्ट है। इन केस ए, सोर्स लीफ हो गई, हम सिंपली बोले लीफ, ठीक है, एंड ये कहीं स्टेम में स्टोर था, ठीक है, सिंक हम मान लेते हैं कोई ब्रांच हो गई, लीफ तो खुद से खाना बना लेगी, एंड ये हो गई आपकी न्यू बर्ड, ठीक। इस फर्स्ट केस में लीफ सोर्स थी, सिंक थी ब्रांच, उसके स्टेम में वहां पे स्टोर था फूड। नाउ जब वो ये ट्रैवल की तो ये तो बेटा सोर्स हो जाएगा ना, ये सोर्स में कन्वर्ट होगा, जो कभी आपका सिंक था वो सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी उसको सिंक बोलते हैं, और जिसको जिसके पास फूड है, अदर सिंथेसाइज्ड फूड और स्टोरेज फूड, उसको सोर्स बोलते हैं। अब इसकी समरी लिख लो ऐसे, जो यहाँ पे बनाया था ना तुमने, सोर्स टू सिंक वाया फ्लोएम, इसको तुम ऐसे लिख लो, सोर्स सिंक, ठीक, एंड सिंक भी सोर्स हो सकता है, ये ब्रैकेट में लिख लो। अब ये तुम मेरे, मैं तो ऐसे लिख के क्या मेरे दिमाग में बैठ जाती थी चीजें, इसलिए मैं अपना ही स्टाइल बता रही हूँ। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाई करती थी बेटा, मेरी समरी बहुत शॉर्ट होती थी, ठीक, और मेरी समरी से पूरा क्लास पढ़ के फिर मार्क्स लाता था लास्ट मोमेंट में, क्योंकि उनको इसी से पार लगती थी नैया, और मेरे पास ही नहीं रहती थी मेरी समरी। तो मुझे तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि सोर्स सिंक, कभी ये सोर्स है, कभी ये सिंक बन सकता है। इधर अगर रिक्वायरमेंट हुई, बड़ी लीफ थी वो तो फूड बना रही थी, लेकिन वहां छोटी बर्ड आ गई, तो ये सिंक भी बन सकता है। अब मैं एक ही लोकेशन पे इसलिए लिखी क्योंकि सोर्स सिंक आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दे दिया। रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन ये होता है ना, बोथ डायरेक्शन में चलने वाली चीजें। कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट
ब्रेन में सेट होना चाहिए, इसको लिखने की यहाँ नीड नहीं है, ये आपके ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए। न्यू बट जब फॉर्म होगा तो स्टोरेज फूड कन्वर्ट हो जाएगा और वो ट्रैवल कर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पता नहीं मैंने क्या दे दिया तुम्हें कंटेंट अभी अभी, जरा बता दो कि समझ में आया या नहीं आया। तो सोर्स टू सिंक फिनोमेना होता है फ्लोएम की ट्रांसपोर्टेशन में, आपको पढ़ना पड़ेगा सोर्स टू सिंक थ्योरी, सोर्स सिंक सोर्स। और इसमें बड़ा खूबसूरत मैकेनिज्म है, पता है, जैसे आप कोरियर बॉय को देखते हो ना, कोरियर बॉय आया, कोई कोरियर का चीज लेके आएगा और आपको डिलीवर करेगा, उस तरीके से फ्लोएम टिश्यू लेता है फूड एंड देन चल देता है। आप जैसे पिज्जा ऑर्डर कर दो डोमिनोज से तो आपको एक ट्रैकर आता है, ठीक है, उसको आप ट्रैक भी कर सकते हो, रोड मैप पे आता है कि उसकी गाड़ी बाइक उसकी कहाँ कहाँ पहुंची, ठीक है, यहाँ आएगा तो यहाँ डिलीवर करो। सेम वे में यहाँ पे भी होता है, एनर्जी यूज करके लोडिंग होता है फिर अनलोडिंग होता है। तो लोडिंग हमेशा सोर्स वाले साइड पे होगा, जैसे लोडिंग की प्रोसेस हुई सिंक सोर्स में कन्वर्ट हो गया, अनलोडिंग हुआ वो सिंक हो गया। समझ में आया बच्चा? यस यस, अंडरस्टूड। सोहिनी के अलावा किसी को नहीं समझ में आया मेरे क्लास, वेरी गुड। हीरा को आ गया। एरा, ये एरा है या एरा है, ए है या ई है, बस इतना आंसर करना मैं समझ जाऊँ। एरा, ओके वेरी यस। नेहल अंडरस्टूड, स्नेहा वेरी गुड। सोहिनी तुम भी मुझसे लाइव क्लास में पढ़ी हुई हो ना, ऑफलाइन लेक्चर में? चलो अगला क्वेश्चन क्या था? यस बेटा, अगला क्वेश्चन किसी ने कुछ पूछा था, एक और था कुछ। एक मिनट रुको, चैट बॉक्स में सब क्वेश्चन ऊपर चला गया। 6.2 क्वेश्चन 2 आई थिंक ये हो चुका, 5 भी हो गया बस। MCQ 7 साहिल, MCQ 7, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब जादूगर जो रूप बदल सकता है। कौन बदल सकता है आप बताओ? टोटीपोटेंट सेल। हम लोगों में स्टेम सेल्स होती है टोटीपोटेंट, एम्ब्रियोनिक सेल होती है टोटीपोटेंट। एम्ब्रियो के टाइम नहीं पता होता है आपको कि कैसे ये आगे जाके पूरा लंग्स और हार्ट बनाने वाली है, उस तरीके से। बताओ यहाँ पे टोटीपोटेंट कौन सा है? बेटा 6 का पूछा होगा शायद तुमने, एक मिनट रुको। ये तो मेरिस्टेम है, हाँ बेटा करेक्ट, मेरिस्टेम है। तुम्हारा क्वेश्चन किसका था? 6 एक्सरसाइज का रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थे अपन। क्वेश्चन नंबर 7। कॉलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा, यही अभी बताया जो, साइटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। आई थिंक हो गया, अभी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो गई। किसी को कुछ रह गया तो बताओ बेटा। यस बेटा करेक्ट है, ए। हाँ, ल्यूमेन का एक क्वेरी आया था कल मेरे पास कि ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन इज समथिंग रिलेटेड टू सराउंडेड बाय बाउंड्री। तो कई केस में आप उसको ल्यूमेन वर्ड यूज करो, ठीक है। जैसे ये स्क्लेरेनकाइमा सेल है, ये खत्म हो गया, डेड हो गया, लेकिन ये सेल है, ठीक। अब इसके बीच का स्पेस ल्यूमेन, तो नैरो ल्यूमेन, ये नैरो हो गया, ये ब्रॉडर ल्यूमेन हो गया। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा की साइज पे अभी बात नहीं हो सकती है, तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। रिटेनिंग साइटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। हैविंग थिक वॉल, कोलेनकाइमा डिफर्स, अच्छा एक चीज ध्यान रखना एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा, मतलब कोलेनकाइमा का डिफरेंस बताना है, प्रॉपर्टी कोलेनकाइमा की आनी चाहिए। तो हैविंग थिक वॉल, ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, बट कोलेनकाइमा में नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा के पास होती है थिक वॉल। कैसे ये ऑप्शन नहीं होगा ये भी सोचो। हैविंग थिक वॉल कोलेनकाइमा के पास नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा डिफर कर रहा है स्क्लेरेनकाइमा, तो आपको प्रॉपर्टी कोलेनकाइमा की आनी चाहिए। हैविंग अ वाइड ल्यूमेन, वही लार्जर कैविटी,
बीइंग मेरिस्टेमेटिक, दोनों मेरिस्टेमेटिक नहीं है, दोनों ही परमानेंट सेल है, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। रिटेनिंग साइटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, क्योंकि कोलिन काइमा के केस में आप सर्टेन कॉर्नर पॉइंट पे आपको डिपोजिशन दिख रहा था, बाकी अभी फ्री है, परमिएबिलिटी को शो करेगा, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, अंदर न्यूक्लियस सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, वो अपनी मैकेनिज्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई साइटोप्लाज्म यहाँ पे सस्टेन कर जाए। क्लियर? स्क्लेरेनकाइमा के केस में सब डिपॉजिट हो गया, चारों तरफ से रास्ते सारे बंद, धीरे धीरे जितना उनके अंदर सप्लाई है उतना खाना पीना वो यूज करें, उतनी एक्टिविटी करें, और उसके बाद ये सब डिजेनरेट हो जाएगा, तो दैट बिकम अ हॉलो स्पेस। चलो, वेरी गुड। अब बताओ मुझे, एनिमल टिश्यू जितना कवर हुआ वहां से किसी को कोई डाउट? ये सब हो गया ना बेटा? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? आओ। 5.1, 6.1, 5.2, 6.2, सभी क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, आज फ्राइडे भी है, लास्ट लेक्चर भी रहेगा इस वीक को। ओके बच्चे, चलो। कॉलमनर सिलिएटेड यहाँ तक हो गया तुम? चलिए, कोलन वर्ड। ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्लियर है, सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, कुछ नॉलेज बूस्टर दिया हुआ है, बूस्ट हो जाते हैं जरा पढ़ के इसको। Skin is called as organ because it is made up of different tissue which collectively perform a specialized function, protection। ठीक है भाई, सही बात है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी आपको पता है? विच वन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? जो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, दोनों के आंसर देना अगर पता है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है बेटा। स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन, यस वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन जीके का भी क्वेश्चन है। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बेटा, लिवर। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बोथ आर सेम, लिवर। ग्लैंड तो वैसे इंटरनल ही चलेगी बात। क्लियर? लिवर दोनों का आंसर है, और इसका आंसर स्किन है। तो स्किन भी एक ऑर्गन है बेटा, आपकी ये पूरी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है, दैट्स व्हाई आप इसको एक ऑर्गन ही ट्रीट करते हैं, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी because it is made up of different tissues which collectively perform a specialized function known as protection. The two main layer of skin, epidermis, epithelial tissue, and dermis, जो epithelial tissue के नीचे है। ठीक है, एपी मीन्स देखो लिखा ही है, डर्मिस के ऊपर, छोड़ो इसको। एपी मीन्स एबव, ठीक है, डर्मिस के एबव एपिडर्मिस हो गया। नीचे क्या हो गई? डर्मिस। डर्मिस इज कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस इज एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल, ऐसे यहाँ 2 पॉइंट लिख लोगे, बहुत अच्छे से ये ध्यान में। Pseudostratified epithelium means a tissue which looks stratified, but it is not because its cells are arranged with their nuclei at different level. सिंपल और स्ट्रेटिफाइड मैंने बताया था बेटा, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में आप क्या देख रहे थे? सिंगल सिंगल लेयर है, दिस इज सिंगल लेयर। इस सेल का साइज ही है कॉलम शेप, दैट्स व्हाई आपको ये ब्रॉडर दिख रही है, लेकिन ये लेयर एक ही है, कोई मल्टी लेयर नहीं। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड पहले क्या होती है ये समझ लो। अगर स्क्वैमस के ऊपर और एक स्क्वैमस आ गई, 1 2 3, तुमने घर में प्लेट के ऊपर प्लेट, या कहीं पे तुम जब शादी वगैरह में खाना वाना किसी पार्टी में जाओगे तो वहां पे देखोगे तुम, जो कैटरिंग वाले होते हैं वो प्लेट के ऊपर प्लेट लगाए, तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, एक प्लेट नहीं है,
तो स्ट्रेटिफाइड हो गया। उसी तरीके से टाइल्स की बॉक्स खोलोगे तो कई टाइल्स मिलेंगी एक साथ, फुल स्ट्रेटिफाइड हो गया। क्यूबाइडल कई हो गए, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। कॉलमनर कई हो गए, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। बट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या हो गया? आपको यही कॉलमनर में है वो सिंगल सेल, लेकिन न्यूक्लियस ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये एक लेवल पे न्यूक्लियस है, और इधर देखो ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो आप देखना, भी मैं एक इमेज ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये सेल ए है, बी है, सी है, डी है। इसका बेस इधर है, यहाँ न्यूक्लियस गया, इसका बेस इधर है, इसका बेस इधर, इसका बेस इधर। तो आपको ये कैसे लग रहा है? मल्टी लेयर टाइप का दिखेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की पोजीशन, सेल का ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडो मीन्स बेटा फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्या हो गया? फॉल्स मल्टी लेयर अपीयरेंस आपको दिखेगा। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप सो कि क्लियर होगा। लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन बेटा, बॉडी में न्यूरॉन, धरती पे ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच सेल चैप्टर में दिया था। ऑस्ट्रिच फर्टिलाइज्ड एग, सिंगल सेल लार्जेस्ट। इज इट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? तो pseudo stratified epithelium means the tissue which looks stratified but it is not, एक्चुअली में वो नहीं है लेकिन दिख रहा है, बिकॉज इट्स सेल्स आर अरेंज्ड विद देयर न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल। और ये एमसीक्यू है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों दिख रहा है, ये क्वेश्चन। इज इट क्लियर? प्लीज रिपीट स्यूडो। स्यूडो मीन्स फॉल्स बेटा, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ये आप देख लो, मतलब सच्चा नहीं है, वो झूठा है, गलत है। गलत नहीं कह सकते, मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, फॉल्स है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर, फॉल्स मल्टी लेयर मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अभी देखो इस इमेज से देखते हैं। स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, सेंसरी मतलब जिसके पास सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट, नजल में प्रेजेंट होते हैं सेंस करने के लिए। ऑल्फैक्टरी बल्ब जहाँ पे स्मेल जाता है वहां पे होते हैं। तो उस तरीके के स्ट्रक्चर सेल्स, सेल के ऊपर ही सेंसरी हेयर है। आपके बक्कल कैविटी में भी प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड जहाँ पे आप टेस्ट को सेंस करते हो वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मतलब सिक्रीशन, कुछ सिक्रीशन फॉर्म हो रहा हो। अपना नॉर्मल एनिमल सेल वाले फंक्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट बन रहे हैं जो सिक्रीट होते हैं। जैसे सब जानते हो कि आपको पसीना आता है तो स्वेट ग्लैंड है, ठीक, स्वेट ग्लैंड है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगी। हमेशा आउटर लेयर पे, मोस्टली आउटर लेयर पे ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, और कुछ ग्लैंड्स नीचे अगर इनर लेयर पे प्रेजेंट भी हैं इन बिटवीन, तो भी वो डक्ट लंबी होगी, क्योंकि सिक्रीशन तो ल्यूमेन में आना है ना। देखो अगेन आई यूज टर्म द ल्यूमेन, सिक्रीशन उसके हॉलो स्पेस पे आना है, तभी तो वो सिक्रीशन काम करेगा ना। सिक्रीशन अगर ब्लड में चला गया तो वो हार्मोन हो जाएगा, एंडोक्राइन हो जाएगा। सिक्रीशन डक्ट के थ्रू जहां पे उसको फंक्शन करना है, जैसे आप सब अभी देखो आपके मुंह के अंदर आपको पानी पानी सा फील हो रहा होगा, लार जिसको बोलते हैं, सलाइवा जिसे बोलते हैं, तो वो सिक्रीट हो रहा है ना बेटा। अगर वो इनर लेयर में कहीं सिक्रीट हो रहा होता तो हमारे किस काम का, तो उसको सिक्रीट होके फ्री सरफेस एरिया पे आना पड़ेगा। फ्री सरफेस एरिया पे आ रहा है मतलब एपिथेलियम पे आ रहा है। क्लियर है बच्चा? तो ग्लैंडुलर क्या हो गई? वो जो ग्लैंड्स
सिंथेसिस कर रही हैं समथिंग, कुछ सिक्रीट कर रही हैं, सिक्रेटरी मॉलिक्यूल उनमें फॉर्म हो रहा है, वो सभी क्या हो जाएंगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगी। अब डायग्राम में देखो माउथ दिया है, बक्कल कैविटी वाला पोर्शन, देन एसोफेगस, देन स्किन मेंशन किया है, नोज, यू नो, फेरिंग्स, फेरिंग्स जानते हो, फेरिंग्स जानते हो तुम लोग, ट्रैकिया, लंग्स, इंटेस्टाइन। फेरिंग्स जानते हो, जो आप मुंह खोलो तो जो आपको सबसे अंदर की तरफ स्ट्रक्चर एक चैम्बर दिख रहा है ना, दैट इज फेरिंग। नाक से सांस लो तो वो तुम्हें मुंह के अंदर क्यों फील होती है, क्योंकि वहां पे ओपन पैसेज है। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर फॉर बोथ ओरल कैविटी एंड नजल कैविटी। और भी होता है बेटा, लैरिंग्स का भी कैविटी होता है। तो फेरिंग्स अपने आप में तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग समझना बस ऐसे कि ये एक तिराहे की तरह एक आगे जा रहा है, जैसे जैसे सपोज इस इमेज में भी देखने की कोशिश करो, एक रास्ता यहाँ से गया, एक रास्ता यहाँ से गया, एक रास्ता यहाँ से भी है, तो ये तिराहा है। चौराहा तिराहा समझते हो, हैं? जहाँ से तीन रास्ते जाए वो तिराहा, जहाँ से चार रास्ते जाए वो चौराहा, स्क्वायर जिसको। इज इट क्लियर बच्चा, ये इमेज क्लियर है सबको? Diagrams of the types of body, types of epithelium tissue and their location in the body. अब ग्लैंडुलर का लोकेशन इंटेस्टाइन में दिया, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत जगह सब जगह ग्लैंडुलर। म्यूकस से रिलीज होना ग्लैंडुलर सेल से, गॉबलेट सेल से। वेरी गुड। चलो ठीक है, सेंसरी वाला समझ सकते हो, नेजल वाले में है एंड ओरो में भी है, ओरो ओरल एरिया में। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो यहाँ से तो अभी भी पूछ सकते हो। हम मूव कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया है, कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्शन बना रहे हैं, ये ब्रॉडर टिश्यू है। The cells of the connective tissue are widely spaced and embedded in an intercellular matrix। और बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू ही है, ये ध्यान रखें। क्लियर? द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स समझ में आया? दो सेल के बीच की मैट्रिक्स कनेक्शन बनाने के लिए जो भी है वो सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ टिश्यू। वो मैट्रिक्स कैसा होगा, वो मैट्रिक्स वैसा ही होगा ना, उसके बाहर इंटरेक्शन, कोई सेल यहाँ पे है तो सेल अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करेगा ना, जैसे जैसे सको तुम्हें मेडिकल की या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है तब तो तुम कैप्सन आ रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें स्विमिंग सीखना होगा तो कैप्सन तो नहीं आओगे बेटा। तो इन्वायरमेंट डिसाइड कि आप क्या किस तरीके का फंक्शन करने वाले हो, ठीक है। आपको स्पोर्ट्स सीखना है, आप वहाँ स्टेडियम जाओगे, समझ रहे हो ना? वही हो गया इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बीच का स्पेस एंड नेचर ऑफ मैट्रिक्स decides the function of tissue. Why white and yellow fibers are present in the matrix, that is related to प्रोटीन के फाइबर्स जो फॉर्म होते हैं उससे रिलेटेड। Their basic function is to provide support to different organs and keeping them in place, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, उनसे फाइबर रिलीज होते हैं, कोलेजन फाइबर होता है, इलास्टिन फाइबर होता है, ब्रॉड रेंज है बेटा। देखते हैं अभी यहाँ पे कितना कवर किया है, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अगर आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए, जो आप ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम बताया था मैंने, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो है आपका सिस्टम दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, एंड ब्लड, आप यू ऑल नो कि सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो है दैट इज ब्लड सिस्टम। तो ब्लड और लिम्फ ये किस तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या यू कैन से दे आर वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर रिच ऑर्गन। अगर कहीं वर्ड आता है वेस्कुलर रिच सप्लाई, इट मीन्स कि वहां पे ब्लड की सप्लाई हाई है। ठीक है, दैट इज नोन एज वेस्कुलर सप्लाई। प्लांट के केस में वेस्कुलर बंडल मतलब जल और खाना, पानी और फूड, पानी और खाना, ठीक है, उसकी सप्लाई को मेंटेन करने वाला वेस्कुलर टिश्यू हो गया। उसी तरीके से आपका भी न्यूट्रिएंट वगैरह पहुंचाने के लिए जो सप्लाई है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दैट इज ब्लड,
एंड ब्लड से ही लिम्फ फॉर्म होता है एंड लिम्फ जाके फिर ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। लिम्फ बस चेक करता है कि इस ब्लड में कोई ऐसा पैथोजन तो नहीं आया है, तो ब्लड से लिक्विड निकला, लिम्फ बना, लिम्फ चेक कर लेगा, फिर वो वापस ब्लड में भेज देता है। तो बोथ द फ्लूइड सिस्टम आर इंटर रिलेटेड। ब्लड इज a fluid connective tissue, it is softest connective tissue। बेटा जो लिक्विड हो गया उसको क्या तुम हार्ड बोलो? क्लियर? लिक्विड हो गया तो हार्ड तो होगा नहीं, सॉफ्ट हो गया। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड टिश्यू है बेटा, तो अगेन ध्यान रखो वहां पे भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसमें घूम रही हैं, जिसमें तैर रही है, यू कैन से कि स्विम कर रही हैं, आपके पूरे बॉडी में जा रही हैं। पैथोजेंस भी जाते हैं ब्लड के थ्रू। इम्यून सेल्स भी हैं ब्लड में। एंटीबॉडी जो आप सुन रहे हो प्रोड्यूस होती है वो भी ब्लड में है। तो वो सब जिस टिश्यू में, जिस मैट्रिक्स, वो सब सेल हो गए, और जिस मैट्रिक्स में वो घूम रहे हैं वो क्या है? प्लाज्मा। क्लियर? मतलब आरबीसी का हटा दो, सेल्स को हटा दो, तो दैट विल बिकम द प्लाज्मा। हैविंग वंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स, वही बात हो गई जो मैं बोल रही हूँ अभी, कि सेल्स उसमें घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। कॉल्ड कार्पसेल्स। सेल की जगह यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है यूज, कार्पसेल्स। जैसे आरबीसी, तो आप रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, बट एक्यूरेट क्या है? रेड ब्लड कार्पसेल्स। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। क्लियर है बेटा? ब्लड के कंपोजिशन की बात करें, दैट चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे तक बहुत काम आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आप बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट भी इसको ध्यान से समझ सकते हो कि ब्लड में होता क्या है। क्लियर? ब्लड में होता क्या है, सभी को कभी ना कभी सीबीसी कराना ही पड़ता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है एक, जिससे आपको सिंपल फीवर भी आता है तो भी आजकल डॉक्टर टेस्ट करते हैं, फीवर को चेक करते हैं। ब्लड की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज ब्लड टेस्ट, व्हाट इज ब्लड। तो सारे टेस्ट तो आप नहीं समझ सकते अभी, बट इतना समझो कि वहां टेस्ट कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब ब्लड में होता क्या था? तो ब्लड में आप ब्लड को डिवाइड कर सकते हो, जो उसमें फ्लोटिंग सेल्स हैं उससे, एंड जो लिक्विड है। ब्लड अपने आप में लिक्विड है, लिक्विड के अंदर से मैंने उसमें फ्लोटिंग मटेरियल जो था उसको अलग कर दिया, तो कार्पसेल्स हो गए। एंड लिक्विड कंटेंट इज प्लाज्मा। जब हम लोग लेबोरेटरी में कुछ फंक्शन करते थे, कुछ एनालिसिस करते थे, तो हम लोग ये प्रोसेस करते थे, मतलब मैंने ये प्रोसेस किया हुआ है, ब्लड से प्लाज्मा और कार्पसेल्स को सेपरेट किया हुआ है। दिस इज डन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। आप बहुत फास्ट रोटेट करते हो ट्यूब को, एंड 10,000 आरपीएम, मतलब 10,000 चक्कर वो ट्यूब एक बार में लगाएगी, तो ये अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ये सेपरेट हो जाते हैं, तो प्लाज्मा अलग हो जाता है, कार्पसेल्स अलग हो जाता है। प्लाज्मा में क्या है? अब ये देखो 55% हो गया ब्लड का पार्ट प्लाज्मा, एंड 45% हो गया कार्पसेल्स सेल साइड, ठीक है। अब 55 का 90 to 91% सिर्फ वाटर है, तभी वो प्लाज्मा है बेटा। एंड रिमेनिंग 10% ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे भूल जाते हैं। इस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, सॉल्ट प्रेजेंट है, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट आ रहे हैं, हॉर्मोन्स जो सीक्रेट हुए हैं वो आ रहे हैं, एंड मटेरियल्स में और भी आयंस, इलेक्ट्रोलाइट, वो सब हो सकते हैं यहाँ पे। मीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो भी यहीं पे है। जो ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वो भी यहीं पे है। जो वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? अमोनिया, यूरिया। क्लियर? हम लोगों में यूरिया होता है, कुछ लोअर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया होता है। तो अमोनिया, यूरिया, ये भी ब्लड के थ्रू ही एक्सक्रीटरी मटेरियल जाते हैं, एंड देन किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, अब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और वो एक्सक्रीट हो गया, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स नहीं है, दीज आर द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या है? प्रोटीन है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो सेल्स हार्मोन बना रही है, जैसे तुम सब सुने होगे, इंसुलिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन। तो बहुत सारे, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कई सारे हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में जिसको सिक्रीट करने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट। तो वो हार्मोन वाया ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो वो भी प्लाज्मा का पार्ट होंगे, कार्पसेल्स के अंदर तो नहीं जाएंगे ना बेटा, सेल के अंदर नहीं जाएंगे।
ठीक। अब यहाँ पे देख लो, आरबीसी यंग रहेगी तो न्यूक्लिएटेड होती है, मैच्योर हो जाती है तो ई न्यूक्लिएटेड होती है। डब्ल्यूबीसी जो आपके स्कैवेंजर्स हैं, मतलब आपकी जो सेना है, अंदर जो बॉडी की लड़ने वाली सेना है ना, वो मेनली क्या है, डब्ल्यूबीसी है। जैसे आप समझ लो कमांडो है, ये बॉडी के कमांडोज हैं। ठीक है, डिफेंस सिस्टम तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कभी मुझसे पढ़ोगे अगर तो इम्यूनोलॉजी वाला चैप्टर आया तो यू विल फील कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कैसे अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसको एकदम पूरा जैसे इंडिया का बॉर्डर और आप रत्नागिरी में बैठे हो उस तरीके से मल्टी लेयर। पहले बॉर्डर से सैनिकों से भिड़ना पड़ेगा, फिर अंदर कमांडोज भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी कमांडोज हो सकते हैं, फिर सिविल पुलिस है, अलग अलग लेवल के, इसी तरीके से अलग अलग लेवल के अपने बॉडी में डिफेंस सिस्टम के सेल्स हैं, जिनको आप कलेक्टिवली डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज ये सारी चीजें बोलते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स टूटी हुई सेल है बेटा। ठीक है, उनका भी अपना एक मैकेनिज्म है, लेकिन टूटी हुई सेल है, इनका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। और टाइप्स आरबीसी के टाइप्स तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं। आरबीसी के लिए बस सिंपल सी चीज याद रखनी है, जो आपको रेड कलर दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ आरबीसी। और अब टाइम ओवर हो रहा है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे कल। और टेस्ट के लिए बेटा आप प्लांट टिश्यू बस प्रिपेयर कर लो। 15 ही क्वेश्चन तो आना है, मैं क्यों खिचड़ी बनाऊं। प्लांट टिश्यू को स्पेशलाइजेशन कर लो और उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज को देना टेस्ट में अच्छे से। एनी डाउट? अच्छा बेटा, हाँ ना कुछ तो बता दो। हाँ चले गए। नो डाउट। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। वाई इज देयर सो मच इम्पोर्टेंस टू प्लेटलेट? बेटा इंपॉर्टेंट तो है प्लेटलेट की, अगर हम तुम्हें सिंपल सी एक इम्पोर्टेंस बता दें तो कहीं पे आपको चोट लग गया, चोट लगती है तो ब्लड आती है, मतलब कट लग गया तो ब्लड आता है, मतलब ब्लीडिंग वाली चोट लगी है। तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो अपने आप थोड़ी देर में कैसे रुक जाती है, क्योंकि यही ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे जो मूव कर रहा है उस लेयर के नीचे, उस ब्लड की प्लेटलेट्स जो मैंने तुम्हें बताया टूटा हुआ है, टूटी हुई है। तो टूटी हुई चीज कैसे एक दूसरे में बन सकती है, अगर ये सारी गोल होती तो ये एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती, इनको चिपकाना पड़ता किसी और उससे, तो ये आपस में फंस जाती है एंड उसके बाद यहाँ पे फाइब्रिनोजेन के थ्रेड बनते हैं। और ये एक छोटा सा, जैसे आप ऊपर से कभी वो हैंडी प्लास्ट वगैरह लगाए हो, ठीक है, कट पे आप लगाते हो ना कोई उसके बैंडेज लगाए होगे, तो यू कैन रिलेट इट विद दैट। तो ये नेचुरल बैंडेज है जो आपके कट वाले पोजीशन पे प्लेटलेट और फाइब्रिनोजेन के बंधने से लग जाता है और आपको थोड़ी देर में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। बहुत बड़े कट की बात नहीं कर रही हूँ बेटा कि कोई एक्सीडेंट का केस हो गया तो आपकी ब्लीडिंग इस तरीके से रुक जाएगी, इसका भी अपना एक लेवल। दैट्स वाई प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और इस तरीके की नेचुरल चोट आपको बॉडी के अंदर लगती रहती है, जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत डैमेज भी करता है, अंदर इंटरनल ब्लड की कैपिलरीज को डैमेज करता है ब्लड प्रेशर से, क्योंकि यू नो अबाउट, यू माइट बी हर्ड अबाउट द ब्लड प्रेशर वर्ड। तो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड एक प्रेशर से फ्लो हो रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से वहां के टिश्यू डैमेज होते हैं, तो प्लेटलेट को प्रॉपर वर्क करना पड़ता है उसको स्टॉप कर। अगर नेचुरली प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, जैसे डेंगू में होता है काफी लो प्लेटलेट हो जाते हैं, तो ये सारी प्रोसेस में प्रॉब्लम है। समझ में आया? एक मैंने एक्सटर्नल कट बताया जिसको आप देख सकते हो, एक मैं बता रही हूँ कि ऐसे कट आपको इंटरनल आपकी बॉडी में लगते रहते हैं और ठीक होते रहते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि प्लेटलेट अंदर काम कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक, चलो बाय बाय, गुड डे, अच्छे से पढ़ो लिखो। ठीक है, टाइम अपना यूटिलाइज करो। दिस इज लाइक कि आप किसी वॉर के लिए जाने वाले हो, किसी प्रिपरेशन के लिए जाने वाले हो, तो आपको बस एक बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है, ये उस तरीके से टाइम लो, तो जितना मर्जी उतना पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो।
अभी किसी चैप्टर से बाउंडेड नहीं हो, किसी पर्टिकुलर कोर्स से बाउंडेड नहीं हो, बस एंजॉय करो। जो बायो पढ़ाई जा रही है, जो मैथ्स, जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इसको एंजॉय करते हुए पढ़ो। चलो बेटा, गुड डे बच्चा।